नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, पीसीएस, एनसीईआरटी और बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की चीज़ें पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र। भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, और चैप्टर का नाम है संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और विशेषताएं। इसमें 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे: संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और विशेषताएं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटिन्यू इस पर वीडियो बनाते रहूँ चैप्टर वाइज, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पहले हम देखते हैं भारत संविधान का दर्शन। ठीक है, तो हमें इसमें ये नहीं पढ़ना संविधान कैसे बना है, वो हम किसी और दिन पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो सिलेबस है वो है संविधान का दर्शन। तो ये सबसे पहली बात कि संविधान का दर्शन क्या है, देखने से दर्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माता संविधान बनाने के पीछे उनकी सोच क्या थी, वो किन चीज़ों को लेकर संविधान बनाना चाहते थे। ठीक है, वो भारतीय संविधान में किन चीज़ों का दर्शन करना चाहते थे, उनकी फिलोसफी क्या थी, सोच क्या थी, और उस सोच के पीछे कारण क्या थे। ठीक है, आगे संविधान हमारा एक दिन में नहीं बन गया, तो संविधान बनाने के लिए किन किन चीज़ों को उन्होंने ध्यान दिया, किन चीज़ों को वैल्यू दी। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने, इसी को दर्शन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि माना जाता है कि संविधान कानून से बनता है, और कानून एक बात है, और दर्शन और उसकी राजनीति जो होते हैं, मूल्य होते हैं, वो दूसरी बात होती है, और वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये सही भी है कि कानून में मूल्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जब देखते हैं हम कि जब हमारे संविधान में कानून के द्वारा समानता स्थापित की गई है, ठीक है, तो कानून के द्वारा की गई है, लेकिन आखिर समानता स्थापित क्यों की गई है, समानता स्थापन करने की कोशिश क्यों की गई है, समानता क्यों दी गई है, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, वो मूल्यवान था, उसकी कोई वैल्यू है। तो यहाँ मूल्य जुड़ गया, समानता क्यों दी गई, क्योंकि वो हमारे लिए मूल्यवान है। तो यहाँ कानून के साथ मूल्य भी जुड़ गया। तो हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि कानून से ही सिर्फ संविधान बना है। कई बार कुछ ऐसे कानून होते हैं उसके साथ कुछ मूल्य भी जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये दर्शन का आधार होता है। ठीक है, तो दर्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने आगे संविधान क्यों बनाया, आगे संविधान के अंतर्गत भारत को क्यों लाया। तो एक तो पहली बात कि वो प्राचीन जो शासन व्यवस्था थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, और संविधान के माध्यम से सभी जो पहले जो वर्ग उपेक्षित थे, जो सत्ता में नहीं थे, दबे कुचले थे, उन वर्गों को भी सत्ता में लाना चाहते थे। सभी देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय देते थे। इनके पीछे ये सोच थी, संविधान को ऐसा बनाना चाहते थे, ये उनकी फिलोसफी थी। ठीक है, और भारत को संघात्मक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारी पीछे मतलब उनके दर्शन के पीछे सारी चीज़ें काम कर रही थी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें भूमिका में लिख लेनी है। ठीक है, पहले एक बार और बता देता हूँ कि भारतीय संविधान निर्माता संविधान बनाने के लिए क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, उनकी फिलोसफी क्या थी, भारतीय संविधान में वो किन चीज़ों का दर्शन करना चाहते थे। ठीक है, कौन से कारण थे जो उनको संविधान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, आखिर हमारे संविधान को कैसा बनाना चाहते थे। ठीक है, कौन सी वो पीछे से कौन सी चीज़ें थी जिनको संविधान बनाने के लिए प्रस्तावित चाहे प्रेरित कर रही थी। ठीक है, और संविधान में किन वर्गों को क्या देना चाहते थे। ठीक है, और ये एक दो दिन में ये बातें नहीं हुई, काफ़ी लंबे संघर्ष ब्रिटिश काल से हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, और उस संघर्ष के बाद एक काफ़ी चीज़ें सोच समझ के और संविधान बनाया गया, और इसमें कुछ इसमें मूल्य दर्शन समाहित थे। तो दर्शन क्या होता है कि किसी भी संविधान को बनाने के पीछे उसकी सोच क्या थी। ठीक है, कौन से उसमें दर्शन करना चाहते थे। और दूसरी बात इसमें और लिखना है कि भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान कानून से बनता है। ठीक है, और कानून एक बात है, जबकि दर्शन और जो इसके मूल्य होते हैं वो दूसरी बात है, और वो इसके संविधान में शामिल नहीं किया जाता, कानून में ये शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन कानून के द्वारा हमारे यहाँ क्या है कि समानता स्थापित की गई है, और उस समानता को स्थापित क्यों की गई है, क्योंकि समानता हमारे लिए मूल्यवान है, वैल्यू है।
और इसलिए ये मूल्य आ गया, ठीक है। तो ये दर्शन आ गया, तो मूल्य भी कानून के साथ जुड़े होते हैं, हमेशा कानून अकेले नहीं होता है, तो कानूनों में भी मूल्य छिपे होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे दर्शन में हमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें किन किन बिंदुओं के माध्यम से हम दर्शन को, ये तो मैंने भूमिका बता दी, आपको भूमिका में ही लिखना है, ठीक है। और दर्शन में कौन कौन से टॉपिक हमारे क्या दर्शन है संविधान के, उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से बिंदुओं के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी हमारे संविधान का एक दर्शन है। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। तीसरा संघवाद, भी इसका एक दर्शन है, संघवाद, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। उसके बाद सार्वभौम मताधिकार, ठीक है। सामाजिक न्याय को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, सामाजिक न्याय, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है, कि ये दर्शन संविधान के हमारे इसमें लगभग शामिल किया गया है दर्शन को, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आखिर व्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों शामिल की गई, संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्यों शामिल किया। क्योंकि ब्रिटिश काल में क्या था कि व्यक्ति को, हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं थी, हर बात में उनको रोका जाता था। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, आप कुछ बोल नहीं सकते थे, हर बात पे आपको रोका जाता था। तो इससे क्या थे, इसको लेके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं ने अंग्रेजों के साथ हमेशा संघर्ष किया था। बार बार कभी रॉलेट एक्ट, चाहे कभी प्रेस की स्वतंत्रता पे, आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाती थी। तो इससे हमारे जो नेता थे वो हमेशा संघर्ष करते हुए आ रहे थे, और इनके दिमाग में ये पहले सी बातें थी, मतलब ये नहीं कि अचानक शामिल किया गया, इनके दिमाग में पहले से ही बातें थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो चीज़ें हमें नहीं मिली है वो हमें इसमें शामिल करना है। इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, ठीक है, और संविधान में इस मूल को भी शामिल किया कि व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए, व्यक्ति के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में दिया। तो इसमें ये बातें लिखनी है कि हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले, ठीक है, जो ब्रिटिश काल में जो संघर्ष कर रहे थे, उस समय क्या देखने को मिल रहा था कि अंग्रेज हमें किसी भी एंगल से प्रेस की स्वतंत्रता, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। बार बार रॉलेट एक्ट, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता पे वो रोक लगा रहे थे। तो इससे हमारे जो नेता थे वो बहुत ही दुखी थे, और जब हमारे संविधान बना तो इस दर्शन को उन्होंने शामिल किया कि भारत के व्यक्तियों को सबसे पहले हम स्वतंत्रता देंगे, भारत के व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होगा जब भी उसका विकास होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये जो 42वां संशोधन हुआ, ठीक है, 1976 में, उसमें धर्मनिरपेक्ष शामिल किया गया। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो धर्मनिरपेक्ष को किस रूप में लेते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब किसी भी धर्म को माना कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, राज्य मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी, बाकी सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है, लेकिन सरकार का विशेष रूप से कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। तो क्यों, क्योंकि सदियों से धर्म को लेकर ये सब भेदभाव होते आ रहा था, तो इसको ध्यान में रख के संविधान निर्माताओं ने इस मूल को भी शामिल किया है। तो ये भी एक दर्शन के रूप में है, ठीक है, तो इसमें लिखना है। उसके बाद संघवाद, संघवाद क्या होता है कि संविधान जो निर्माता थे हमारे दो तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया, जो शक्तियाँ थी संविधान के पास, सारी शक्तियाँ, उसको केंद्र और राज्यों में बांटा, ताकि राज्य, किसी भी राज्य की उपेक्षा ना हो सके। क्योंकि कई बार होते हैं बड़े देशों में अगर एकात्मक शासन बना दिया तो जो दूर के राज्य होते हैं उन राज्यों पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन
भारतीय संविधान जो निर्माता थे वो सभी क्षेत्रों को बराबर वैल्यू देना चाहते थे, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, हालांकि इस व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है, लेकिन सभी क्षेत्रों को बराबर वैल्यू देने के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान के द्वारा दोनों सरकारों को शक्तियाँ बांट दी गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गई, क्योंकि भारत क्या है, सदियों से एक विविधता वाला देश रहा है। इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, उनके खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। तो इन सभी लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, चाहे अधिकारों को अपने वो निभा सके, उसको अपना सके, उसके लिए उनको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में उनको ये अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग ही अपने विकास के लिए अपनी भाषा की रक्षा कर सकता है, अपने लिपि की संरक्षण कर सकता है और इनके लिए वो ये स्कूल कॉलेज खोल सकता है। तो उनके दर्शन ये भी था कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग थे उनको भी उनकी अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक दर्शन था, इसके संविधान निर्माताओं की ये भी एक सोच थी कि उनको ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की, क्योंकि अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कई धर्म हैं। ठीक है, उसके बाद सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब है कि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो जो वोट देते हैं उसको सार्वभौम मताधिकार है। और हमारे यहाँ क्या आता है, उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय कई यूरोपीय देशों में जो महिलाएं थीं उनको, और जो कामगार थे, कामगार मतलब मजदूर जो थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, वो बाद में दिया गया। लेकिन उस समय जब हम आज़ाद हुए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को ये अधिकार दिया, मत देने का अधिकार सभी को दिया, चाहे महिला हो, मजदूर हो, कोई भी हो। तो ये भी एक दर्शन के रूप में काम कर रहा था। उनकी सोच कितनी दूर की थी, उन्होंने सोचा किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाएगा, ये राजनीतिक अधिकार है, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। और ये सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, क्योंकि यही एक वोट देने का अधिकार ही ऐसा है जिसमें एक राष्ट्रपति हो या राजा हो, चाहे एक मजदूर क्यों ना हो, सबको एक ही वोट का अधिकार मिला है। और यहाँ पे पता चलता है कि बिल्कुल व्यक्ति इक्वल है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो एक वोट दे सकता है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरू से ही इसको अपनाया, सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, हालांकि दुनिया के कई देशों ने उस पे आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारत क्या कर रहा है, लेकिन भारत ने महिलाओं सहित सभी वर्गों को दिया, जबकि उस समय दुनिया के कई देशों ने महिलाओं को और मजदूरों को अधिकार नहीं दिया था। इसके बाद सामाजिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या होता है, हमारे यहाँ जो उदारवाद है, हमारा संविधान क्या है, उदारवाद है। और उदारवाद में क्या होता है कि जो पश्चिमी उदारवाद है उस उदारवाद से हमारा उदारवाद थोड़ा हटके है। पश्चिमी में क्या होता है कि वहाँ व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, वहाँ व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम व्यक्ति को नहीं, समाज को महत्व देंगे, समाज के सभी वर्गों में समानता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इसी सोच से हमारे यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को न्याय मिल सके, उसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ समानता का अधिकार दे देने से उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनके साथ न्याय तब होगा जब इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों को पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जाए और उनके लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये सामाजिक न्याय है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का दर्शन है। दर्शन में यही चीज़ें लिखनी है जो 6-7 पॉइंट्स है, इसी में आपको पूरा समाहित कर लेना, शामिल करना है। और जो भी मैंने इसके अंदर बताए हैं यही चीज़ें आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं ये प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना है उसको अब हम इसमें देखते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो प्रस्तावना अब देखते हैं क्या है। देखिए भारत में क्या होगा कि भारत में प्रस्तावना अपनाने से पहले अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। ठीक है, और अमेरिका ने जब प्रस्तावना को अपनाया तो अमेरिका के बाद दुनिया के कई देशों ने अपनाया और उसके देखा देखी हमने भी अपनाया। ठीक है, तो अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना अपनाया और प्रस्तावना के बाद हमने भी इसको अपनाया। प्रस्तावना का मतलब क्या था, उद्देश्य। ठीक है, उद्देशिका
या भूमिका भी इसको कह सकते हैं, उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, संविधान के प्रियम्बल, उद्देशिका और प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिका ने अपनाया, अमेरिका के बाद दुनिया के कई देशों ने अपनाया और उसके बाद हमने भी इसको अपने संविधान में अपनाया। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा की जो बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू ने क्या किया कि संविधान सभा के लोगों के सामने ये कहा कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम संविधान सभा के रूप में क्यों इकट्ठा हुए। ठीक है, तो उन्होंने एक उद्देश्य रखा कि हमारा उद्देश्य ये है और उसी को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कि हम जो जिस काम के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो उसी समय जो नेहरू ने सबके सामने जो प्रस्ताव रखा उसी को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। और ये नेहरू ने सबसे पहले कब रखा, 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये प्रस्ताव रखा और इसको पास किया गया ये 22 जनवरी 1947 में। और ये संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को, जो नेहरू ने प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। ठीक है, उसके बाद ये आगे इसी पे संविधान हमारा तैयार होता है। तो इसमें मैं एक बार और बता दूँ, ये भूमिका क्या बनाना है आपको कि प्रस्तावना दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में अपनाया और अमेरिका के बाद कई देशों ने इसको अपनाया और उसी में भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर को नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक उद्देश्य रखा कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और उसी को कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, ये भूमिका में आपको इतना ही लिखना जितना बताया, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, तो भूमिका और ये हमारा प्रियम्बल जो मैंने ये बताया ये है। तो प्रियम्बल की कुछ बातें हैं, मूल तत्व है प्रस्तावना के मूल तत्व। ठीक है, तो पहले तो आपको जो प्रस्तावना बताया वो लिख लेना है और उसके बाद अगर ये प्रस्तावना की जो मूल तत्व है उसमें हम देखें तो प्रस्तावना के मूल तत्व में सबसे पहले बात आपको जो पहली बात शामिल करनी है मूल तत्व में वो ये शामिल करनी है कि संविधान के जो प्रस्तावना के मूल तत्व में सबसे पहले शामिल करना है कि संविधान के अधिकार के स्रोत। ठीक है, संविधान का अधिकार के स्रोत। ठीक है, दूसरा कि भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति। ठीक है, भारत की प्रकृति। तीसरा संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य। ठीक है, और चौथा संविधान लागू होने की तिथि।
ठीक है, तिथि, डेट, ठीक है। ये 4 चीज़ें मूल्य, इसमें प्रस्तावना के मूल तत्व में 4 चीज़ों को शामिल करना है। पहला क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है। दूसरा भारत की प्रकृति, तीसरा संविधान का उद्देश्य, चौथा संविधान लागू होने की तिथि। तो पहले का मतलब है संविधान के अधिकार की, संविधान सभा का अधिकार कहाँ से मिला था संविधान बनाने का, ठीक है। तो इसमें कहाँ से मिला था कि भारत के लोगों से, ठीक है। संविधान सभा को शक्ति कहाँ से मिल रही थी, भारत के लोगों से ही संविधान बनाने की शक्ति मिल रही थी। तो इसमें जैसे संविधान की प्रियम्बल स्टार्ट कैसे होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या था, हम भारत के लोगों से ही संविधान को शक्ति प्राप्त हो रही थी, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रकृति कैसी थी, ये भारत को क्या बनाना चाहते थे, तो भारत को क्या बनाना चाहते थे, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, गणराज्य, समाजवादी राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। तो भारत को स्वतंत्र पूर्वक, ठीक है, गणराज्य, समाजवादी, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे। इसमें लिखना है इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना इनका न्याय था। तो इसमें लिखना है। और संविधान लागू होने की तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949। ये प्रियम्बल के जो मूल 4 तत्व है इसमें ये ध्यान रखना है। एक बार और बता देता हूँ, संविधान के अधिकार कहाँ से मिले, जनता से संविधान को अधिकार मिल रहा था, और भारत, ठीक है, जनता से संविधान को अधिकार मिला था। स्रोत क्या मतलब साधन, अधिकार मतलब कहाँ से अधिकार मिला था उनको। भारत की प्रकृति कैसे, भारत को कैसा बनाना चाहते थे, भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान का उद्देश्य था कि सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय सबको देना इनका उद्देश्य था, ठीक है। और चौथा कि संविधान लागू होने की तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये प्रस्तावना के बाद आपको एक और हेडिंग बनाना है, उसका नाम होगा संविधान का मूल तत्व, कि उसमें मूल कौन सी बातें शामिल थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। तो मूल तत्व में आपको ये 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर प्रियम्बल में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। किस में हमें प्रियम्बल में कौन सी, इसकी जो प्रियम्बल की जो बातें थी मुख्य रूप से, वो कौन कौन सी बातें थी प्रियम्बल की, ठीक है। ठीक है, तो प्रियम्बल की जो बातें थी वो एक बार देख लेते हैं। तो प्रियम्बल में सबसे पहली बात क्या थी, गणराज्य, ठीक है। और भी बातें हैं, देखिए गणराज्य को हम पहले लेंगे, उसके बाद समानता, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता, न्याय, 5वीं बात बंधुत्व, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो इन 7 चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले गणराज्य का मतलब क्या था, ये प्रस्तावना की एक हेडिंग आप ये बनाएंगे कि प्रस्तावना के मूल शब्द, ठीक है। ये क्या होगा, प्रस्तावना के मूल शब्द, ठीक है। और उसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है, प्रस्तावना के मूल शब्द, ठीक है। और उसमें देखते हैं गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य किसे कहते हैं, ठीक है। इसको रिपब्लिक कहते हैं। और रिपब्लिक में क्या होता है कि जो देश का प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन में भी है राष्ट्रपति, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का प्रधान, हेड, लोगों के द्वारा चुना जाता है, उसको, उस देश को हम गणराज्य कहते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो हम गणराज्य हो गए, रिपब्लिक हो गए। लेकिन ब्रिटेन का जो राजा होता है, राष्ट्रपति, वो क्या होता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, वो वंश पे आधारित है, इसलिए वो गणराज्य नहीं है, ठीक है। लेकिन हम गणराज्य, ध्यान रखना है कि जिस देश के प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाता है, उस देश को गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा
गणराज्य है, ठीक है, रिपब्लिक हम है। उसके बाद समानता, कि आखिर संविधान निर्माता समानता इसमें शामिल किए हैं, तो कौन कौन सी समानता देना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें समानता में कौन कौन सी लोगों को समानता देना चाहते थे? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा, ठीक है। अवसर की सभी चीज़ों में सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को अवसर मिलेगा। अगर सरकार के साइड से कुछ मिल रहा है, चाहे नौकरी चाहे कुछ भी, तो सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। और इसका मतलब यही है कि अवसर और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब समाज में सबको इज्जत दी जाएगी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हमारा प्रियम्बल करता है। दूसरी बात स्वतंत्रता, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो इसमें स्वतंत्रता में 3-4 तरह की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। सामाजिक, ठीक है, स्वतंत्रता, आर्थिक, धर्म, उपासना, पूजा की स्वतंत्रता, तो ये सारी स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात, पूजा उपासना की स्वतंत्रता की बात, ठीक है। उसके बाद न्याय में कौन सी न्याय की बात की जाती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है कि समाज में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, सरकार अगर कुछ दे रही तो सबको मिले। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कि राजनीतिक जो अधिकार होते हैं, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में प्रचार करने का अधिकार, अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार, ये सारे जो राजनीतिक अधिकार है ये भी लोगों को मिले। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद बंधुत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना हो, सभी देश के लोग आपस में भाईचारे में बंधे रहे। और इसके लिए उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप अपनाया, मतलब एक कहरी नागरिकता को अपनाया, ठीक है। तो ये भी वो देना चाहिए, बंधुत्व की भावना, मतलब पूरा देश एक भाईचारे के अंदर रहे। ये भी संविधान निर्माता कोशिश करते थे, इसलिए प्रियम्बल में इसको शामिल किया कि पूरे भारत के लोग भाईचारे के साथ रहें। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म माने, कोई भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है। और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि हम अपना स्वामी खुद हैं, हमारे ऊपर किसी बाहरी देश का दबाव नहीं है और हम अपने फैसले खुद लेंगे, हम अपने फैसले किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं लेंगे। जैसे ब्रिटिश शासनकाल में क्या होता था कि अंग्रेज हमारे फैसले लेते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम कहा गया कि हम मतलब प्रभुत्व संपन्न, कि हम अपने प्रभु खुद ही हैं, हम अपने फैसले खुद लेंगे, हमारे फैसले कोई बाहरी देश नहीं लेगा, तो इसलिए इसको प्रभुत्व संपन्न कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे एक प्रस्तावना के जो मूल शब्द है उसका अर्थ यही है, ठीक है। आप उसके कुछ प्रस्तावना की कुछ विशेषता है वो भी लिख सकते हैं, चाहे इसका महत्व है, महत्व चाहे विशेषता, यह है विशेषता लिखना, ठीक है। विशेषता यह है कि ये संविधान की आत्मा और कुंजी दोनों है, इसको प्रियम्बल को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा गया है। इसके साथ साथ ये संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, आप संविधान निर्माताओं के सपनों का साकार करता है, सपनों को साकार करता है। इसके अलावा ये भारतीय संविधान का दर्शन है। प्रियम्बल क्या है? भारतीय संविधान के दर्शन है। और अगला लिखना है कि इसके माध्यम से संविधान निर्माता भारत के लोगों को ये एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वाय देना चाहते थे और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसकी विशेषता में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रियम्बल की आलोचना की बात करें तो आप लोग आलोचना में क्या लिख सकते हैं? आलोचना में ये लिख सकते हैं कि आलोचना में चाहे ये छोड़ो, आलोचना छोड़ देना, इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आप लिख सकते हैं कि भारतीय प्रियम्बल में चाहे प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसकी संशोधन में ये लिखना है कि 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था उसमें संविधान ने कहा था कि प्रियम्बल में मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं माना था। लेकिन बाद में कहा कि जो प्रस्तावना और संविधान का अभिन्न अंग है और अभिन्न होने के नाते, अभिन्न अंग होने के नाते
संविधान का अंग होने के नाते इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संशोधन करना ही पड़े तो इसकी जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्रस्तावना हो गया। अब आगे हम देखते हैं संविधान की जो विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की कुछ मूल्य और महत्व इतने अच्छे हैं कि वो भारतीय संविधान को अद्वितीय बना देता है, यूनिक बना देता है। और भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधानों से कुछ बातें ली गई है, फिर भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में कुछ ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान को सभी देशों से अलग बना देता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता को अगर हम देखें तो सबसे पहली विशेषता क्या इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता हमारा क्या है, एक तो संघवाद ले लेते हैं, संघवाद। ठीक है, दूसरा ले लो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है, संविधान। उसके बाद आप ले लो तीसरे में कि एक कठोर तथा लचीला का समन्वय है। ठीक है, एक कठोर तथा लचीला का समन्वय है, मतलब इसमें दोनों में तालमेल स्थापित की गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या। ठीक है, उसके अलावा आप मौलिक कर्तव्य ले लो, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा निर्देशक सिद्धांत, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसके अलावा आप ले लो संसद की सर्वोच्चता, मतलब ये संसद हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च है। इसके अलावा आप लिख ले सकते हो संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भी है हमारे यहाँ, संसदीय व्यवस्था है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो संघवाद हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गया, आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो सार्वभौम मताधिकार, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एकहरी नागरिकता, ठीक है, एकहरी नागरिकता लिख सकते हो आप। इसके अलावा कठोर सावधान हो गया। ठीक है, तो ये विशेषता मोटी मोटी जब तक इतना देखते हैं। ठीक है, तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि संघवाद का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा दो वर्गों में करते हुए दो तरह की सरकारें बनाई, दो स्तर की सरकार बनाई गई, एक केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार। दोनों सरकारों को संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और शक्तियों का बंटवारा किसके माध्यम से किया गया है? सूचियों के माध्यम से, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य की सरकारें बनाती हैं, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा संघवाद को अपनाया गया है। हालांकि इस संघवाद व्यवस्था में केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। इसका मतलब है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। और आज क्या है, अनुच्छेद खैर उतने, लेकिन संशोधन के बाद इसमें 465 अनुच्छेद हो गए हैं लगभग।
12 अनुसूची हो गई है। भाग जो 22 ही है, लेकिन देखा जाए तो 3 भाग और जुड़े हैं किसी न किसी में, तो 25 भी कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल भाग 22 ही है। तो इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान है। इसका कठोर और लचीला का समन्वय स्थापित किया गया है। इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल बनाया गया, बहुत कठोर है, उसमें संशोधन करना आसान काम नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों में राष्ट्रपति के, तो कुछ मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो तो उसमें एक तो संसद से पास करना पड़ता है विशेष बहुमत से, उसके बाद आधे से अधिक राज्य की सहमति भी चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ अनुच्छेद इतना है कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए उसको लचीला कहा जाता है। तो कठोर और लचीला दोनों है हमारा संविधान। मौलिक अधिकारों की विस्तार व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है, ठीक है। और सभी तरह के अधिकार, लगभग अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों के इसमें अधिकार दिए गए हैं, इसलिए ये इतने अधिकार शायद किसी देश में नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों के साथ साथ लोगों के कुछ दायित्व भी, कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसमें करीब 11 तरह के हमारे कर्तव्य बताए गए हैं भारतीय संविधान में, कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद निर्देशक सिद्धांत, इसमें संविधान निर्माताओं ने उसी समय जो संविधान जब बन रहा था उसी में कुछ सिद्धांत, जो कुछ कानून थे, उस पर भविष्य में कानून बनाने के, लोगों को अधिकार देने के लिए राज्य की सरकारों को निर्देश दिए गए कि अभी हम इसको मौलिक अधिकार में, इन अधिकारों को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करते हैं। और भविष्य में जैसे जैसे सरकारें अमीर होंगी, पैसे उन पे आते जाएगा, वैसे वैसे इस पे भी सरकार कानून बना के और इन सिद्धांतों की, अधिकारों की पूर्ति करेगी। जैसे उसी को निर्देशक सिद्धांत कहा गया। और इनमें जैसे मान लीजिए उस समय गाय हत्या, नशीली पदार्थों के रोक, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई थी। महिलाओं की भागीदारी और महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रसूति सहायता, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल ना करके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद संसद की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ क्या है, संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद क्या है, संसद हर मामले में सर्वोच्च है। संसद कानून बना के कोई चीज़ लागू कर